चलो मॉल कॉन्सेप्ट को एक पेज पर लाते हैं, चलो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04। आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, और सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा मॉल कॉन्सेप्ट, उसका हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। तो शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत आसान है, बहुत इफेक्टिव होते हैं यार, क्योंकि जब हम नीट और जेई की तैयारी करते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारे चैप्टर्स होते हैं। टोटल 90 चैप्टर हैं हमारे पास, मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स को मिलाकर। ठीक है, तो अब उन चैप्टर्स को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप अपने हाथों से शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, मेरी इस बात को मार्क करना कि जब आप अपने हाथों से शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि इस शॉर्ट नोट्स में क्या क्या है भाई, जो मैंने लिखा हुआ है इसका एक्चुअल मतलब क्या है। क्योंकि जो आपने पढ़ा हुआ होता है उससे आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो, आपको पता होता है कौन सी चीज़ मैं भूलने वाला हूं, तो उस चीज़ को आप मेंशन करते हो। ठीक है, तो आज अपन मॉल कॉन्सेप्ट के शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि शॉर्ट नोट्स अपन किस तरह से बना सकते हैं। तो मॉल कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो मॉल कॉन्सेप्ट में जो सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि वन मोल कंटेन डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल। डेफिनेट नंबर क्या होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। अब ये पार्टिकल चाहे आपके एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं, और ये जो वैल्यू है उसको आप एक नंबर के नाम से जानते हो, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। तो आपके पास अगर कोई चीज 1 मोल है तो उसका मतलब आपके पास Na पार्टिकल्स हैं। आपके पास 1 मोल एटम है मतलब Na एटम्स हैं। आपके पास 2 मोल मॉलिक्यूल है मतलब 2 into Na मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि वेट ऑफ 1 मोल एटम और मॉलिक्यूल। आपके पास अगर 1 मोल एटम है या 1 मोल मॉलिक्यूल है तो उनका जो वेट आएगा वो किसके बराबर आएगा? एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट के बराबर आने वाला है। ठीक है, वेट ऑफ 1 मोल एटम या 1 मोल मॉलिक्यूल किसके बराबर आता है? एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट के बराबर आता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपको कभी ग्राम एटम दिया जाए या आपको क्या करा जाए, ग्राम मॉलिक्यूल दिया जाए, या आपको क्या दिया जाए, ग्राम आयन, इसका मतलब क्या होता है आपके पास? मोल। आपको क्वेश्चन मिलेंगे कई सारे कि उसमें ग्राम एटम का यूज करा होगा, ग्राम मॉलिक्यूल का यूज करा होगा और ग्राम आयन का यूज करा होगा, तो उसका मतलब क्या है? मोल। तो ग्राम एटम को हटाओ, उसकी जगह मोल लगा दो और क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो, कुछ चमक जाएगा तुम्हारे दिमाग में। ठीक है, तो ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, इनका मतलब क्या होता है? मोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने पढ़ा है वो है हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले आते हैं। पहला वेट के टर्म में कि वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na, और तीसरा वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी और एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी और एसटीपी डिवाइड बाय कितना? 22.4। याद रखना है ये जो वॉल्यूम होना चाहिए वो लीटर में होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर ml यूज करा तो ये 22.4 की जगह 22400 यूज करोगे। तो ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के लिए। ठीक है, तो यहां से आप ये निकाल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स। एक और आपने फॉर्मूला पढ़ा था मोलरिटी का, क्या था? मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से भी आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट जो आता है नंबर ऑफ मोल्स, यहां पर आकर जो भी आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे यहां पर आकर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको इतना सा आता है, आपके जितने भी बेसिक क्वेश्चन थे, क्योंकि आपने अगर बेसिक क्वेश्चंस करे हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए बस इनके अलावा मैंने कुछ और यूज ही तो नहीं किया, इनके अलावा मैंने और कुछ यूज नहीं करा और जिससे मेरे पूरे सॉल्व हो गए। ठीक है, तो बेसिक के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट जब अपन आगे मूव करें, नेक्स्ट जो हमारे पास आता था वो आता था मास परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक था वो क्या था हमारे पास? मास परसेंटेज कंपोजिशन। मास परसेंटेज कंपोजिशन, अगर मास परसेंटेज कंपोजिशन की बात करें कि मास परसेंटेज निकालना है तो वो किसके बराबर होता था? मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, कंपाउंड में मास कितना है एलिमेंट का, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इनटू क्या? इनटू 100।
ठीक है, तो यहां से आप ऐसा बना सकते हो, यहां से जो मास परसेंटेज के क्वेश्चन है वो यहां से सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक था वो क्या था, स्टोइशियोमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री में हम क्या करते थे, हम कितनी क्वांटिटी में आपका रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है या कितनी क्वांटिटी में आपका प्रोडक्ट बना है, उन सब की कैलकुलेशन अपन स्टोइशियोमेट्री में करते थे। स्टोइशियोमेट्री की एक खास बात है कि यहां पर जो रिएक्शन होनी चाहिए वो बैलेंस्ड होना चाहिए। सबसे पहली बात, जो रिएक्शन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। अगर आपकी रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आपका गलत आंसर आने वाला है। ठीक है, स्टोइशियोमेट्री को अपन कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि आपके पास कोई रिएक्शन है, क्या है आपके पास N2 गैस है प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। ठीक है, अब यहां पे समझना कि स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, यहां पर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, इसका 1 है, इसका 3 है और इसका 2 है। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जब नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो NH3 का 2 मोल क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इसका 1 मॉलिक्यूल जब इसके 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे? ये मैं लिख सकता हूं क्या, मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल का रेशियो क्या होता है, सेम होता है भाई। ठीक है, सेम नहीं होता, सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि इसका 1 ग्राम इसके 3 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा और इसका 2 ग्राम फॉर्म होगा। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं क्या? ठीक है, लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता यार। अगर मैंने ऐसा लिखा है तो मैंने गलत लिखा है भाई, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स और वेट का रेशियो कभी भी सेम नहीं होता, क्योंकि वहां पर कौन आ जाता है, मॉलिक्यूलर वेट। टपक करके मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है कि भाई मैं हूं, मेरे को तो देख लो, मैं इनके लिए अलग अलग हूं और मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है, तो इनका रेशियो जो होने वाला है वेट का वो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर इसके पास 1 मोल है मतलब कितना ग्राम है, इसका 28 ग्राम है, और इसका कितना ग्राम है, 3 मोल है तो इसका 6 ग्राम है, और इसका 2 मोल है तो कितना है, 34 ग्राम। ऐसा लिख सकता हूं क्या कि जब नाइट्रोजन का 28 ग्राम हाइड्रोजन के 6 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा तो NH3 का 34 ग्राम फॉर्म होगा? हाँ, मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये जो रिएक्शन लिए हमने वो हमारी गैसियस रिएक्शन है, वो हमारी क्या है, गैसियस रिएक्शन है। और गैसियस रिएक्शन के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, क्योंकि टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर है, PV इक्वल टू nRT लगाऊंगा, P कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा N के। मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इसका 1 वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करेगा और इसका 2 वॉल्यूम फॉर्म होगा। ये लो कौन सा है, गैलोइसिक लो, जो अपन आगे जाके पढ़ते हैं वही तो है। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर है तो जो वॉल्यूम का रेशियो है वही नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होगा। ठीक है, तो ये स्टोइशियोमेट्री की कहानी। इसके बाद जो अपन ने इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था वो था लिमिटिंग रिएजेंट। वो कौन सा था, लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो है लिमिटिंग रिएजेंट, LR, लिमिटिंग रिएजेंट LR। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करने के लिए अपन ने एक ट्रिक भी बनाई थी। क्या ट्रिक थी कि गिवन मोल्स और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड कर दो, जिसके लिए भी ये मिनिमम वैल्यू आएगी वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, और जिसके लिए ज्यादा वैल्यू आएगी वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट का यूज आप तब करते हो जब आपके पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट हो और आपको ये डिसाइड करना पड़े कि आपका प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, तब आपके पास LR का कॉन्सेप्ट आता है। और LR निकालना बड़ा आसान, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जिसके लिए भी मिनिमम वैल्यू वो आपका क्या हो जाएगा, LR हो जाएगा, और उससे आप ये डिसाइड करोगे कि आपका कितना प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये तो बड़ा आसान था, इसमें 2 चीजें याद रखनी है। ये एक फॉर्मूला था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये था। ठीक है, और दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात थी हमारे पास कि N निकालना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट को डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट के साथ, और जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा।
ठीक है, शायद आपको ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे लिख लेना भाई कि n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट को डिवाइड करना पड़ेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट से और आपका ये एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। जब मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दूंगा तब मैं नीचे करूंगा इसे, आप जब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरा। ठीक है, आप इसे अलग अलग कलर के पेन से बनाएं, ठीक है, और स्क्रीनशॉट का वेट ना करें, आप अपने हाथों से बनाएं भाई, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, स्क्रीन जो शॉर्ट नोट्स हैं वो बाजार में बहुत मिलते हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते। जब तक आप अपने हाथों से नहीं बनाओगे तब तक वो इफेक्टिव नहीं होने वाला है, इसलिए अपने हाथों से बनाए भाई। दिमाग पैन चलाना सीखो, अगर पैन जब तक नहीं चलाओगे तब तक सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये गारंटी है। ठीक है, तो पैन चलाओ भाई, पैन चलाओगे तब ये शॉर्ट नोट्स बनेंगे, तब दिमाग में कुछ चीज़ें जाएंगी क्या चल रहा है भाई दुनिया में। ठीक है, तो इस तरह से आप लिमिटिंग रिएजेंट तक बना सकते हो एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला के बाद वो आता है इक्विवेलेंट वेट। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आता है हमारे पास? इक्विवेलेंट वेट। नेक्स्ट जो टॉपिक है, आप अलग अलग पेन से बनाए तो ज्यादा कलरफुल लगेगा भाई, रंगोली टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपके पास है, आप मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर दें बैलेंस फैक्टर से तो आपका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। और बैलेंस फैक्टर का निकालना तो बहुत आसान है। एसिड के लिए क्या होता है? एसिड के लिए आपका बेसिसिटी कि कितना H+ लूज कर पा रहा है वो इसका बैलेंस फैक्टर। बेस के लिए क्या होगा? बेस के लिए उसकी एसिडिटी के कितना OH- वो डोनेट कर पा रहा है। और सोल्ट के लिए क्या होता है मेरे दोस्तों? सोल्ट के लिए होता है टोटल चार्ज ऑन, टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन की कैटायन पे टोटल कितना चार्ज है और एनायन पे कितना टोटल चार्ज है, वही उसका क्या होता है? वही उसका वैलेंस फैक्टर होता है। ठीक है, ये इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। इक्विवेलेंट वेट क्या है? इक्विवेलेंट वेट है वेट ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट का जो वेट है वही आपका इक्विवेलेंट वेट है। जैसे 1 मोल का वेट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है, उसी तरीके से वेट ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है ग्राम इक्विवेलेंट। अपन किस तरह से फाइंड करें? नेक्स्ट आपके पास आता है ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट को निकालने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। पहला, वेट को डिवाइड कर दो इक्विवेलेंट वेट से। दूसरा है हमारे पास कि नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो बैलेंस फैक्टर के साथ। और तीसरा जो हमारे पास है वो ये है कि हम नॉर्मलिटी को मल्टीप्लाई कर दें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ, लेकिन वो लीटर में होना चाहिए। अगर यहां पर ये लीटर में ना होकर ml में होती है तो ये ग्राम इक्विवेलेंट ना निकल कर क्या निकलेंगे? मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकलेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। ये 3 फॉर्मूले हैं जिससे अपन ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो आता है लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब ये लॉ क्या बोलता है, इस सब की बातें करेंगे। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अगर आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है कुछ इस तरह से कि AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, ठीक है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट के फॉर्म होंगे। ठीक है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं इस लॉ के अकॉर्डिंग कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग तो ये ग्राम इक्विवेलेंट, जितने ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्टेंट के रिएक्ट करेंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट के फॉर्म होंगे। इस लॉ के अकॉर्डिंग तो ये है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन की लॉज। अब यहां पर अगर बात करें तो हमारे पास सबसे पहला जो लॉ आता है, देखो जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उनसे स्टेटमेंट वाइज सवाल आते हैं और उनका जो भी साइंटिस्ट ने दिया था उसके बारे में वो पूछता है भाई। ठीक है, तो वो हमें चीज याद रखनी है। तो सबसे पहला अपन को पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आपने पढ़ा होगा शायद। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस लॉ को किसने दिया था? लेवोसियर ने दिया था। इस बात का ध्यान रखें। ये लॉ क्या स्टेटमेंट करता है कि अगर मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये लॉ ये बोलता है। ठीक है, ये बचपन से याद है हमें इन टर्म्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, वैसे ही है, बस एनर्जी को हटा के क्या लगाना है? मास लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा लॉ जो है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन।
लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की अगर बात करें तो ये जो लॉ है वो किसने दिया था? प्रोस्ट ने दिया था। ये लॉ किसने दिया था? प्रोस्ट ने दिया था। ये लॉ ये बोलता है आप कंपाउंड को डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से बना सकते हो, ले सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो, लेकिन जो रेशो रहने वाला है एटम्स का बाय वेट वो कांस्टेंट रहने वाला है। वो इस पर डिपेंड नहीं करता है कि आपने किस सोर्स से लिया है। जैसे आपका वाटर है, वाटर में जो H2 और O2 का जो रेशो रहने वाला है वेट का वो 2:16 या 1:8 रहने वाला है। वो इस चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा कि ये पानी सी वाटर है या टैप वाटर है या गंगा जल है, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है ये। ठीक है, ये कहीं से भी ले सकते हो आप, सोर्स कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो कंपाउंड है उसमें जो एटम्स का वेट का रेशियो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। लेकिन ये लॉ का जो एक्सेप्शन देखा जाता है वो देखा जाता है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स इसका एक्सेप्शन होता है, इसका ध्यान रखेंगे। इसका एक्सेप्शन कौन बनता है भाई? आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स इसके एक्सेप्शन बनते हैं। ठीक है, ये उसमें सेम नहीं रहता भाई। जैसे कार्बन 12 है, कार्बन 14 है, उसमें कहां सेम रहा? ठीक है, नेक्स्ट थर्ड जो लॉ आता है वो है आपके पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इस लॉ को डेल्टन ने दिया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि अगर दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं और डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो एक एलिमेंट का फिक्स मास दूसरे एलिमेंट के वेरिएबल मास के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, ये लॉ ये बोलता है। लास्ट जो लॉ था हमारे पास वो था लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम या गैलोसिक लॉ भी बोलते हो। ये इसके अकॉर्डिंग क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। प्रेशर और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये पूरा है मॉल कॉन्सेप्ट। यहां पर आकर हमारा ये मॉल कॉन्सेप्ट पूरी कहानी खत्म। एक पेज पर पूरा मॉल कॉन्सेप्ट। यहां पर कुछ चीजें और हैं। ठीक है, यहां पर अपन ने क्या चीज नहीं लिखा है, जैसे कि अपन ने यहां पे नहीं लिखा है कि 1/Na की वैल्यू कितनी होती है? 1/Na की वैल्यू होती है 1.24 × 10⁻⁻27 kg या 10⁻27 ग्राम्स होती है, और यही क्या होता है? 1 mu होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। और लिमिट, ये जो स्टोइचियोमेट्री है उसमें रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट में लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है उसमें रिएक्शन का बैलेंस होना जरूरी नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास हैं। बस पूरा मॉल कॉन्सेप्ट आपके एक पेज पर। कभी भी देख लो भाई, सोते उठते जागते नहाते धोते कभी भी टाइम पे 5 मिनट देखोगे पूरा मॉल कॉन्सेप्ट दिमाग में घूम जाएगा कि अरे ये था क्या। ठीक है, किसी फॉर्मूले को भूलने की देर ही नहीं होगी। ठीक है, अगर आप कॉपी में लिखते हो पूरा चैप्टर पलटना पड़ता है, लेकिन सिर्फ एक पेज पर पूरे कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो इससे सॉल्व हो जाएगा भाई। आईआईटी और जेईई में जितने भी क्वेश्चन आते हैं मॉल कॉन्सेप्ट के वो इससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको खुद बनाना पड़ेगा यार। ठीक है, ऐसा नहीं कि मार्केट से ले आया या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, वो काम का नहीं है, वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, वो रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, जो नीट और जेईई की पहले प्रिपरेशन कर चुके हैं, जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पता होगा इन शॉर्ट नोट्स का इंपॉर्टेंस। क्योंकि जब लास्ट टाइम आता है ना हमारे पास, जब टाइम नहीं बचता कि यार कोई 1000 रुपए ले ले, 1 घंटा दे दे बस। ठीक है, 1 घंटे का टाइम दे दे हमें, हम पूरा रिवाइज कर सकते हैं। बस 30 पेजेस होंगे पूरी केमिस्ट्री रिवाइज। मुश्किल से 5 मिनट लगेगा एक चैप्टर को। ठीक है, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा एक चैप्टर में, और आपकी पूरी केमिस्ट्री ऐसे ही रिवाइज होती जाएगी बहुत आसान से। जैसे जैसे टेस्ट आते जाएंगे वैसे वैसे आप इनका यूज करते जाओगे, और वैसे वैसे आप इतना रिफ्लेक्टिव जो रिजल्ट है वो लाते जाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट नोट्स बनाना, और शॉर्ट नोट इस तरह से बनाया जाता है जो पूरे कॉन्सेप्ट को आपके पास हो जाए। जो चीज को आप भूलते हो उसे गोला मार कर लो, अलग अलग पेन से बनाओ, जो आपको देखते से क्लिक हो कि अरे यार ये था वो, ये चीज भूलता हूं मैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना, तब आपको पता चलता है कि यार हमारे पास इतना सा है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन ये आता है कि स्टोइचियोमेट्री से इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट से इससे आएगा, और बेसिक से इससे सॉल्व हो जाएगा। तब आपको पता होता है कि किस तरह के क्वेश्चन मॉल कॉन्सेप्ट में बनने वाले हैं। जब तक आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते, आपको पता ही नहीं होता पूरे चैप्टर का कि इसमें क्या क्या है। भाई आपने शॉर्ट नोट्स बना लिया, आपको पता चल गया इस चैप्टर में यहां से लेकर यहां तक है भाई, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो उससे अपनी इफेक्टिव पढ़ाई होती है, और अपन को इफेक्टिव बहुत पढ़ना पड़ेगा इस बार। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे मूव करते हैं।
तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। अपन कुछ इस तरह से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जो आपकी स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत इफेक्टिव ये रिजल्ट देते हैं। ठीक है, इनसे चीज़ों का आपको पता चलता है कि हमारे पास कितनी चीज़ें हैं और उन्हें हम कहाँ कहाँ पर भूल सकते हैं, वहाँ पर मार्क करें और जल्दी से रिवाइज कर लें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।